मिडिल क्लास बिल्कुल स्क्वीज होती जा रही है। सैलरीड क्लास तबके ने 331 अरब रुपया टैक्स दिया है। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही तबके खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, एक जो पेशावर भिखारी हैं, दूसरे हुकूमती तबके में शामिल हैं। लेकिन इसमें कसूर किसका है? बारिशें ना हो तो तब खुशहाली का सामना करना पड़ता है, बारिशें हो तो सैलाब आ जाते हैं। तो जो गोली चला रहा है उसको जवाब गोली से दें, लेकिन जो बात करना चाह रहा है उससे आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम अहमद। आज 3 अहम खबरों पे बात करनी है। पहली तो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है ना, उसकी सिचुएशन इस वक्त मुझे ऐसी लगती है कि जैसे वो एक बाजू से खून दे रहा है हुकूमत को, और हुकूमत जब एक जो है अपनी बोतल भर लेती है खून की, सैलरीड क्लास का शख्स है, वो ये नहीं पूछता कि जनाब ये आप मेरा खून क्यों निकाल रहे हैं, बल्कि वो दूसरी बाजू पेश कर देता है, अच्छा जी आपने इधर से खून निकाल लिया तो दूसरी बोतल आप इधर से भी भर लें। लेकिन वो ये नहीं देख रहा होता कि एट द एंड उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये मैं कोई ऐसी जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं आपको लॉजिक और दलील देता हूँ। पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं शहबाज राना, जो मईशत के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने एक खबर दी है, और उस खबर के मुताबिक पिछले 8 माह में पाकिस्तान के सैलरीड क्लास तबके ने 331 अरब रुपया टैक्स दिया है, जो ज़्यादा है उन रिटेलर से जो रजिस्टर्ड नहीं है। ज़ाहिर है एक रिटेलर्स वो हैं जो रजिस्टर्ड है और कंप्लायंट है, वो तो टैक्स देते हैं, बल्कि वो तो हुकूमत के बहुत सारे फैसलों का सामना कर रहे हैं, एफबीआर का सामना कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर्स हैं जो 3 मिलियन से ज़्यादा हैं, उनसे सैलरीड क्लास ने 1350% ज़्यादा टैक्स दिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त एक मेजर पोर्शन जो टैक्स का जा रहा है, वो जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो मिडिल क्लास के लाते हैं, बल्कि अब तो मिडिल क्लास बिल्कुल स्क्वीज होती जा रही है, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा है और बाद में कुछ लाख तक चली जाती है। आप इमेजिन करें किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, जबकि उनकी ज़िंदगी, उनकी जो कमाई है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में जो उन्हें इनकम आती है, उसके अगेंस्ट वो एक भारी रकम टैक्स में दे देते हैं। और टैक्स दे के भी ऐसा नहीं है कि उन्हें सारी सहूलियत मिल जाती है, फिर भी उन्हें वैसे ही सलूक का सामना करना पड़ता है जैसे कोई वो एक दूसरे दर्जे के शहरी है। यानी हमारी जो हुकूमत है वो इन सैलरीड क्लास वाले लोगों से ऐसा सलूक कर रही है कि जैसे वो एक किसी मकबूजा रियासत में या मकबूजा हुकूमत में रह रहे हैं, और उन्होंने एक्सप्लॉइट करना है वहाँ की रियाया को। आज मैं एक सीनियर सहाफ़ी हैं आसिम डोगर साहब, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने अपने कॉलम में एक बड़ी मज़े की लाइन लिखी जो मेरे दिल को बड़ी लगी, बड़ी ज़बरदस्त लाइन थी जो इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। वो बता रहे थे कि जी पाकिस्तान में इस वक्त दो ही तबके खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक जो पेशावर भिखारी हैं, दूसरे जो हुकूमती तबके में शामिल हैं। और अगर आप गौर करें ना, तो ये दोनों तबके पाकिस्तानियों को लूट भी रहे हैं और सबसे ज़्यादा एन्जॉय भी कर रहे हैं। देखिए, एक तो सफ़ेदपोश लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ज़ाहिर है वो तो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हैं, और ये जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, ये इन्हीं सफ़ेदपोश लोगों से किया जा रहा है, जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, लेकिन किसी न किसी सूरत में पेट्रोलियम मसनूआत पे, सेल्स टैक्स पे और पता नहीं किन-किन जगहों पे टैक्स दे के बड़ी मुश्किल से गुज़ारा करते हैं। लेकिन जो भिखारी है, वो तो जो पेशावर भिखारी है, वो तो इस एक तरह से बेवकूफ़ बनाता है आवाम को, ठीक है? और उनसे निकलवाता है पैसे, उन्हें बेवकूफ़ बना के। दूसरी तरफ हुकूमत है, वो अपनी ताकत का ज़ोर इस्तेमाल करती है और इन बेचारों से अरबों रुपए निकलवाती है। यानी कि दोनों तरफ से पिस रहे हैं जो पाकिस्तान की मिडल क्लास है। लेकिन इसमें कसूर किसका है? मेरी नज़र में इसमें कसूर हमारा अपना है, जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, सर नीचे करके, और फिर घर आके ये परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि यार मेरा खर्चा कैसे पूरा हो रहा है। आप इमेजिन करें, इस वक़्त अगर किसी शख्स की तनख्वाह 1 लाख रुपया भी है ना, तो उसके लिए भी गुज़ारा करना आसान नहीं है। कभी आप उसके हालात पूछ के देखें, और ये मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ जिसकी बेसिक सैलरी 30 से 35 हज़ार रुपए है। वो बेचारा कैसे गुज़ारा करता होगा? वो रेंट कैसे देता होगा? वो बच्चों के स्कूलों की फ़ीस कैसे अदा करता होगा? इलाज-मुआलजे के लिए खर्चा कैसे निकालता होगा? ये वो सिचुएशन है पाकिस्तान की। लेकिन इसमें जो कसूरवार है ना, वो हुकूमत से ज़्यादा हम अवाम हैं, जो एक्सप्लॉइट होते जाते हैं, लेकिन कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाते। कभी ये नहीं कहते कि जी आपने ज़ुल्म किया है, हमें इस ज़ुल्म का हिसाब दें। अगर आप टैक्स भी ले रहे हैं, तो हमें उसके बदले में क्या दे रहे हैं? बल्कि हम हमेशा सरेंडर कर देते हैं हालात के सामने। और जो हुकूमत कह रही होती है, उन्होंने 70 पे लेवीज़ इंक्रीज़ किए हैं,
तो पेट्रोलियम मसनूआत पे हमने दे दिए। वो सेल्स टैक्स इंक्रीज़ करते हैं, हम दे देते हैं। इनकम टैक्स इंक्रीज़ करते हैं, हम दे देते हैं। हालात ये हैं कि हमारे लिए तो 35,000 से 1 लाख रुपए कमाना ये मुश्किल है। लेकिन हुकूमत के जो लोग हैं, उन्होंने तकरीबन ये पिछले दिनों खबर आई है कि 188% यानी 188% तक अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली हैं, जो 5 लाख के करीब बनती है। यानी होता ये है कि मैं और आप पूरा दिन काम करते हैं, बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करते हैं, और उसके बाद हम दे देते हैं हुकूमत को। हुकूमत वो अपने तबकात जो उसे नवाज रहे हैं, जिन्होंने इस पूरे सेटअप को सतून बने हुए हैं या बैसाखियाँ बनी हुई हैं, उन्हें दे देते हैं, अपने मुलाज़िमिन को। एफबीआर वाले अपने मुलाज़िमिन को मुराद देते हैं, अदलिया अपने मुलाज़िमिन को मुराद देती है, हुकूमत अपने मुलाज़िमिन को मुराद देती है, और ये सारे एक दूसरे को नवाज रहे हैं। लेकिन ये तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएँगे। अगर आप चुप करके सुनते रहेंगे ना, चुप करके बर्दाश्त करते रहेंगे, तो ये ज़ुल्म बढ़ता जाएगा। एक तरफ तो ये भारी तनख्वाहें लेते हैं, जैसे मैंने कहा, लेकिन दूसरी तरफ इनकी परफ़ॉर्मेंस ये है कि ये पाकिस्तान के जो अवामी मफ़ाद है, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। एक दूसरी खबर मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें डिस्कस करना है कि 62% कम बारिशें हुई हैं, और मुल्क में खुशक-साली का जो अलर्ट है, वो जारी कर दिया गया है। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, कोई पूछ नहीं रहा। मंगला और तरबेला का जो पानी है तकरीबन डेड लेवल, या शायद अब तो और भी सूरत हाल ख़राब हो गई होगी। लेकिन क्या किसी ने इनमें से प्लानिंग की कि जब पाकिस्तान में अल्लाह ना करे खुश्क साली आती है, पाकिस्तान में पानी की ज़रूरत पूरी करनी पड़ती है, तो कहाँ से आप पानी की ज़रूरत पूरी करेंगे? कभी आपने इमेजिन किया है कि लोग जो हमसे लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, इनमें इतनी भी अहलियत नहीं है ये कि इन्होंने पिछले कई दहाइयों में कोई ऐसे मंसूबे शुरू किए हों कि अगर खुदा न खास्ता मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में पाकिस्तान में अगर बारिशें नहीं होती, तो फिर क्या हाल होगा? हमारे यहाँ बारिशें ना हो तो तब खुश्क साली का सामना करना पड़ता है, और अगर बारिशें हों तो सैलाब आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को किसने सँभालना था? इन लोगों ने सँभालना था जो हमसे लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, जिनको अरबों रुपए, 300 अरब से ज़ायद टैक्स दे के हम पाल रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। तो इनसे जब तक सवाल नहीं पूछेंगे ना, ये ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। और जो तीसरी खबर है, उस हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि बलूचिस्तान में हालात फिर से कशीदा हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन जो हमारे क़यादत है, कौमी क़यादत है, वो इस हवाले से कोई खुल के ऐसा काम नहीं कर रही जिससे नज़र आ रहा हो कि वो इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं, बल्कि वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं या रस्मी से बयानात दे देते हैं। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से बहुत एहतियात से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। उसी वजह से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये जो इंसर्जेंसी है, इसे किसी न किसी सतह पर कम या ज़्यादा अवाम की सपोर्ट मिल रही है। तो आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा था, इन लोगों को जो गोली चला रहे हैं और वो जो जायज़ मुतालबात कर रहे हैं। जब आप हर काम ताकत से करने की कोशिश करते हैं, तो वो ख़राब होता है। लेकिन जो शख्स आप पे गोली चला रहा है, तो ये आपको हक है कि उसके जवाब में गोली चलाएँ। लेकिन जब ये होता है कि कुछ लोग सड़कों पे बच्चियाँ या ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप बातचीत से कायल करने के बजाय उन पे ताकत का इस्तेमाल करते हैं, और ताकत इस तरह से दिखाते हैं कि जैसे वो कोई उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है, तो फिर इसका रिएक्शन आता है। तो चाहे वो आपको लगता है कि एंटी स्टेट बात कर रहे हैं, फिर भी लोगों में उनके लिए हमदर्दियाँ पैदा होती हैं, और जब एक मूवमेंट के लिए हमदर्दियाँ पैदा शुरू हो जाए, तो ये बड़ी ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर जाता है, क्योंकि फिर जब उनसे सड़कों पे उनकी बात सादा तरीके से सुनी नहीं जाती, उनके सड़कों पे उन पर तशद्दुद किया जाता है, तो फिर वो दूसरी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो जो गोली चला रहा है उसको जवाब गोली से दें, लेकिन जो बात करना चाह रहा है उससे आप बात करें। ये हालात इस चीज़ का तकाज़ा करते हैं कि जो संजीदा क़यादत है, वो आगे आए, इन मसाइल को, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके मसले को सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ जो अब्दुल मालिक साहब है, और अख्तर मेंगल साहब को भी एंगेज कर सकते हैं आप, और जो ऐसे लोग हैं जिनकी बात दोनों तरफ से सुनी जाती है, उनको एंगेज करके बात करें। और एक मैं बात और कहूँगा जाते-जाते, देखें, ये शायद एक कंट्रोवर्शियल बात लगे आपको। मुल्क जो है ना, वो चलते हैं कौमी क़यादत की वजह से, और अब माने ना माने, नेशनल लीडर्स इस वक्त 2-3 ही हैं, जिन पे किसी न किसी सतह पे लोगों को भरोसा है।
उनमें से एक को तो आपने कैद किया हुआ है, ठीक है, वो तो बाहर निकल नहीं सकता। दूसरा चुप साधे बैठा है, पता नहीं उसको क्या हुआ है, शायद वो भी इस कदर मायूस हो गया है कि जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ, उल्टा मेरे गले पड़ जाता है, तो वो खामोश होकर बैठा हुआ है, वो भी किरदार अदा नहीं कर सकता। जरदारी साहब की हालत आपने उस दिन देख ली है। तो ये जब कौमी क़यादत को आप कॉर्नर कर देते हैं ना, तो ये हालात पैदा होते हैं जो अब हुए हैं। तो फिर पीटीएम जैसे, फिर बीवाईसी जैसे जो तंजीमें वो सामने आती हैं, फिर उन बच्चों से निमटना पड़ता है आपको, जो आपकी बात अकल से, शऊर से ना ही सुनते हैं, बल्कि जज़्बात से सुनते हैं। तो इसलिए अपनी गलतियों से सबक सीखें। ये अब यही मेरा रियासती जो ओहदेदार हैं, जो रियासत को चलाने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है। आज तक की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।